बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो बोर्ड पेपर आया उसके स्कीम के मुताबिक आपको 25% पेपर जो है वो एनालिटिकल बेस्ड होगा, जबकि जो 75% पेपर है वो क्या होगा, नॉलेज बेस्ड होगा। एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है कि आपने देखना होता है कि किस तरह एक क्वेश्चन आया, उसकी रीजनिंग क्या है, आपने रीजनिंग फाइंड करनी होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उस चीज़ की फाइंड करनी होती हैं। तो बेसिकली हमने यही चीज़ें स्टार्ट की हुई थी 9th क्लास की। आज हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। अगर कोई बच्चा ये वाली वीडियो देख रहा है और उसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सारी की सारी वीडियोस लाजमन देखें, ठीक है। हो सकता है कि मैंने किसी एक वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट बात बताई हो जो मैं इस वीडियो में ना कह सकूं, ठीक है। तो आप लोग वो सारी वीडियो लाजमन देखें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, ठीक है। और इसके अलावा चैप्टर डिस्कस करने के बाद मैं आपको गेस्ट पेपर भी दूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। तो बस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके बेटा, सबसे पहले तो हमारे पास जनरल सा इंट्रोडक्शन आता है। इस जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्लेसमेंट के बारे में बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ कहाँ ये प्लेस होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर होते हैं या आइदर फिर राइट हैंड साइड के ऊपर होते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे पास मेटल्स। मेटल्स के बारे में उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई हुई है कि मेटल्स जो होते हैं किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के मेटल्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। आपसे पूछ सकते हैं कि मेटल्स की कितनी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो हमारे पास 3 टाइप आती हैं, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमारे पास एक टेबल उन्होंने पिक्चर ड्रॉ की हुई है, एक डायग्रामेटिकली उन्होंने बताया हुआ है। जो येलो कलर के हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं, ब्लू कलर के नॉन मेटल्स हैं, आपके ग्रीन कलर के मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ याद रखने की ना बच्चों, वो ये है, जो माइनॉरिटी चीज़ होती है ना वो याद रखने की होती है। मीन्स कि मेजोरिटी का तो चलो इतना मुश्किल होता है याद करना, जो चीज़ माइनॉरिटी में होती है, कम होती है, वो ज़्यादा पूछ जा सकती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें से वो पूछ सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटीज क्यों एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर की वजह से। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के अलावा इन सब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट बताया हुआ है, रीजनिंग एक एक पॉइंट की दी हुई है। अगर तो और मेरी वो वाली वीडियो देखी हुई है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो लाजमन देखो बच्चों, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस तरह के क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। देन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लें तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं नॉन मेटल के साथ। तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि किस तरह मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया उन वीडियोज़ के अंदर। आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है क्या कर सकें, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकें। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकें, गेन कर सकें, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हासिल करते हैं, अपने अंदर गेन करते हैं। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान क्या फिर इस वजह से जनरेट होता है, एक आयोनिक कंपाउंड जनरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ आयंस। आयंस बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकलता है बाहर, तब आयन बनता है, बेशक वो कैटाइन हो या एनाइन हो। तो इस तरह से जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। ये आपने इस तरह प्रॉपर्टीज इनकी याद रखनी है। देन बच्चों, डू यू नो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डू यू नो। इस डू यू नो को आपने बच्चों अच्छी तरह दिल से याद कर लेना है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन है हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर या अर्थ के अंदर, हमारे पास एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। यूजेबल मेटल कौन सा है, आयरन है। रिएक्टिव मेटल कौन सा, सीजियम है। वैल्यूएबल मेटल कौन है, यूरेनियम है। जो लाइटेस्ट मेटल है वो हमारे पास लिथियम है। लिथियम की जो लाइटेस्ट मेटल उन्होंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी बताया हुआ है। ये डी जो होता है वो डेंसिटी को शो करता है। और आगे आपने यूनिट भी देख लेना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट है। अब देन है हमारे पास द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड, the best conductor of metal is silver and gold, the most required and variable metals are gold and silver। इन प्रॉपर्टीज को बेसिकली पेक्यूलर प्रॉपर्टीज कहा जाता है, खसूसियात कहा जाता है, कि एक जो प्रॉपर्टी होती है वो स्पेसिफिक होती है किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक मेटल के लिए। तो आपने इनको देख लेना है। देन बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, पास्ट में बहुत बार आई हुई है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डेफिनेशन आए तो आपने दोनों रिएक्शन लिखने हैं, ठीक है। रिएक्शन लिखने के बाद आपने एक्सप्लेन भी करना है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है हमारे पास बाहर, और इन रिटर्न हमारे पास एक कैटाइन बन रहा है, कैटाइन की फॉर्मेशन हो रही है जो कि पॉजिटिव इन नेचर है। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है। देन वो जो ट्रेंड्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के, ये आपको पता होना चाहिए पीरियड्स के अंदर क्या होते हैं और ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, ये भी देख लेने हैं।
देन बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह एक्सप्लेन करोगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो वेरी करती है इन चेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। क्या वो कांस्टेंट रहती है, ये आपने खुद बताना है, ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। चेंज करती है, सेम रहती है, क्या होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये आपने इस पैराग्राफ में लिखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा है और आपने जाहिर बात है क्वेश्चन आगे सिर्फ थ्योरी नहीं लिखना, नहीं, आपने पहले बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजनिंग देनी है। रीजनिंग देने के बाद आपने उसकी क्या करनी है, स्ट्रक्चर बनाने हैं, डायग्राम। कोई रिएक्शन होगा जिस क्वेश्चन के अंदर भी डायग्राम या स्ट्रक्चर आ रहा होगा, कोई रिएक्शन आ रहा होगा, उसको बगैर उसके रिएक्शन के अटेम्प्ट नहीं करके आना है, ठीक है। आपके मार्क्स स्टार्ट होंगे। जब उन्होंने बुक वालों ने लिखा हुआ तो इसका मतलब आपके पे फर्ज है कि आपने वो क्वेश्चन लाजमन देखना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, तो आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है डिटेल के साथ। बेशक वो शॉर्ट में आ रहा है कि लॉन्ग में आ रहा है, ठीक है, अच्छी तरह बताना है आपने। और उसके बाद आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। देन बच्चों ये टेबल है, टेबल के उन्होंने बेसिकली आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है। ये आपको पता है, आपके कॉन्फ़िगरेशन है सिलेबस के अंदर, ठीक है। अब वो कहीं से भी आपको उठा के दे सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था ना, बोहर एटॉमिक मॉडल, हम पढ़े थे, तो लास्ट वाला टॉपिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेनी है जो अल्कली मेटल्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर उन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी का देखा हुआ ट्रेंड। आपको आयनाइजेशन एनर्जी पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, ठीक है। देखो डाउन द ग्रुप क्या करिए, और उसके क्योंकि लिथियम सोडियम पोटेशियम हमारे पास डाउन द ग्रुप है ना सारे एलिमेंट, उनके वहां पर क्या ट्रेंड हो रहा है, चेंज। उसके बाद हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2, उसकी तो उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्यों हायर होती है एज कम्पेयर टू देयर 1। ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम के केस में पढ़ा है ना कि क्यों उसकी हायर होती है। यही रीजनिंग यहाँ पर आपने देनी है। देन बच्चों टेस्ट योरसेल्फ है, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। देन बच्चों कंपैरिजन चार्ट है सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम का, तीनों अल्कली मेटल का, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से, शॉर्ट का आंसर भी आ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सोडियम का, बताओ। आपने याद किया होगा तभी आपको आएगा, ठीक है। ये सारे करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो होता है फ्लेम इन एयर, कि फ्लेम जो होता है वो ऑक्सीजन के अंदर, मीन कि जब आप बर्न कर रहे हो तो क्या फ्लेम आ रहा है। अगर सोडियम को कर रहे हो तो गोल्डन येलो आ रहा है, मैग्नीशियम को कर रहे हो तो ब्रिलियंट व्हाइट आ रहा है, और अगर कैल्शियम को कर रहे हो तो ब्रिक रेड आ रहा है। देन बच्चों यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स के बारे में। तो इस टेबल को, इस पैराग्राफ को भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। देन बच्चों अल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स के दरमियान ये आपको उन्होंने कंपैरिजन चार्ट दिया है। अब देखो अगर तो आपके चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आ रहा है, अगर तो लॉन्ग आ रहा है तो कह सकते हैं कि आपको कंपैरिजन लिखो अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें से लॉन्ग नहीं आ रहा ना, तो वो आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि अल्कली मेटल का रिएक्शन लिखो वाटर के साथ, जनरली उन्होंने पूछना हो तो, ठीक है। बहुत सिंपल करके पूछना हो तो वो यही कहेंगे कि अल्कली मेटल का रिएक्शन लिखो वाटर के साथ, या अल्कली मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन देते हैं वाटर के साथ, तो वो लिखो, ठीक है। तो आपने लिख देना है कि वाटर दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा उन्होंने आपको ट्रिक करना हो तो क्या कहेंगे, सोडियम हमारे पास एक अल्कली मेटल है, इसका रिएक्शन लिखो वाटर के साथ। तो जब आपने रिएक्शन याद किया होगा तभी क्या आएगा आपको। या वो ऐसे भी दे सकते हैं कि आप सोडियम का रिएक्शन लिखो वाटर के साथ, ये नहीं बताएंगे कि अल्कली मेटल के अल्कलाइन अर्थ मेटल है। वो ये भी आपको दे सकते हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन लिखो ऑक्सीजन के साथ। अब आपने खुद फिगर आउट करना है, जब आपने पूरा टेबल याद किया होगा तो आपको पता चलेगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, क्योंकि जब आप अल्कली मेटल्स का रिएक्शन कर रहे हो और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देन बच्चों यूज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। देन इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स के बारे में मैंने बहुत बहुत डिटेल में मैंने आपको एक एक अलग अलग बताया था। सिल्वर के बारे में मैंने अलग से लेक्चर दिया था, और ये प्लेटिनम और गोल्ड के बारे में मैंने अलग अलग से पूरा आपको लेक्चर अच्छी तरह डिलीवर किया है। तो आप लोग मेरी वो वीडियो लाजमन देख लेना, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि जो पेक्यूलियर करेक्टर है गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, मीन्स के मेटल्स के अंदर भी क्या है, इनर्टनेस है। नोबल मेटल्स भी है हमारे पास, सिर्फ नोबल गैसेज नहीं है, मेटल्स के अंदर भी हमारे पास कुछ नोबल नायाब जो है वो हमारे पास मेटल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बारे में बताया हुआ है। मैं आपको जो बता रही हूँ, डू यू नो कोई नहीं छोड़नी है, डू यू नो हर एक डू यू नो करनी है, ठीक है। वो आपके चैप्टर का पार्ट है। अगर आपको कोई टीचर कहे कि नहीं इसमें से नहीं आता है, गैस पेपर में नहीं है, बिल्कुल किसी की बात नहीं माननी है, ठीक है। डू यू नो लाजमन करनी है, और ये पूरा आपने कर लेना याद। आपसे अब इसमें क्वेश्चन बेसिकली कैसे आता है कि वो पूछ सकते हैं कि एलसीडी, यहाँ पर आप एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि एलसीडी के लिए हम यूज करें किस चीज को, प्लेटिनम को यूज करें। अब आपसे पूछ सकते हैं कि एलसीडी के अंदर हम कौन सा नोबल मेटल यूज कर सकते हैं, सिल्वर कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं, कोई भी आपको दे सकते हैं। तो आपने फिगर आउट करना, जब आपने इसकी प्रॉपर्टीज या इसकी यूजेस अच्छी तरह याद किए होंगे तब आप इसको गेस कर सकोगे किस मेटल को हम यूज कर सकते हैं। देन मेरे टेस्ट योरसेल्फ, उसके बाद हमारे पास नॉन मेटल्स का स्टार्ट होता है। नॉन मेटल्स का भी सेम वही प्रोसीजर है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज से मैंने आपको मेटल्स का बताया है, ठीक है। इतना डिटेल में यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करती, मैं आपको आगे आपको लेके चलती हूँ, ठीक है।
कंपैरिजन है हमारे पास रिएक्टिविटी चार्ट और जन हमारे पास कलर है। ये कलर लाजमन आपने देख लेना है कि फ्लोरीन का कलर क्या है, आयोडीन का कलर क्या है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने याद करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप बेशक नया याद रखो, लेकिन इसका आप सिर्फ ट्रेंड जनरली देख लो कि ट्रेंड क्या हो रहा है, क्योंकि आपके लिए सेपरेटली इसके ऊपर टॉपिक नहीं है, तो शायद इसमें से ना आए। आप इसको जनरली इसमें से ऑब्जर्व कर लो कि मेल्टिंग पॉइंट क्या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है अलॉन्ग द ग्रुप या डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये सारा देख लो। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। अब देखो यहाँ से वो जनरली आपसे पूछ सकते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं हमारे पास वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, आप किस तरह प्रूव करोगे हैलोजेंस अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कैसे, हाउ कैन यू से दैट हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो फिर तो आपने जनरली एक पूरा पैराग्राफ लिख देना है, लेकिन वो आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो कैसे रिएक्शन करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। फ्लोरीन कैसे रिएक्शन करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। मैंने आपको बहुत डिटेल में इसमें बताया हुआ कि डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ के अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर जो हैलोजेंस प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है। और यहाँ पर आप पूछ सकते हैं आपसे कि जो सोल्यूशन होता है हमारे पास टर्न करता है फ्रॉम कलरलेस टू रेडिश ब्राउन, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोरीन जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो हमारे पास कलर चेंज होता है सोल्यूशन का ऑक्सीडेशन की वजह से। जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होनी होती है तो कलर चेंज होते हैं कंपाउंड्स के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन की वजह से। देन बच्चों हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजेंस आपने सारे करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होती है वो क्लोरीन से रिएक्शन देती है किस चीज के ऊपर, मीन्स के आपके ऊपर कैटलिस्ट क्या है। यहाँ पर कोई कैटलिस्ट हमारे पास सनलाइट है। अब आपने ये देखना है कि आयोडीन हमारे पास इतना विगरस रिएक्शन दे रही है कि हीटिंग एंड कैटलिस्ट के ऊपर देगी, जबकि जो फ्लोरीन है वो हमारे पास बेशक डार्क एंड कोल्ड स्टेट के ऊपर होगी तभी रिएक्शन दे देगी। तो ये आपने देखनी है कि कौन सी कंडीशन स्पेसिफिक है किसी स्पेसिफिक हैलोजेंस के लिए, ठीक है, ये चीज मिस नहीं करनी है। देन हमारे पास रिएक्शन विद वाटर है, सेम गोस फॉर जैसे मैंने अभी आपको बताया है। रिएक्शन विद मीथेन, अब इसमें अक्सर ऐसा क्या होता है वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है। आपने रिएक्शन लिखना है और जिसके अंदर ये प्रोडक्ट हमारे पास आए, तो आपको जब आपने रिएक्शन याद किए होंगे तभी आप लिख पाओगे। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हैलोजन का रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जनरली कोई रिएक्शन लिखें जिसके हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर NaCl है, NaOCl है और H2 है। तो आपको जब रिएक्शन आता होगा जो क्लोरीन है हमारे पास उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है तभी आप इसको लिख सकते हो। तो अच्छी तरह इस रिएक्शंस को लाजमन देने बार बार प्रैक्टिस करनी है। देन बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स है, इसके अंदर से एमसीक्यू बहुत बार आते हैं। अब इसमें से भी एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं समझो जरा बात को, ठीक है, गौर से मेरी बात समझा करो, ठीक है ना बच्चों। तो क्या देखो हम यहाँ पर वो कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, नोबल गैसेस के बारे में उन्होंने बताया कि एसेंशियल है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये वाली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं क्यों हमारे पास एसेंशियल है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं क्यों हमारे पास एसेंशियल कंपाउंड है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, सेफ्टी ऑफ लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन इन लाइफ के लिए क्यों है। ये जो इन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखे हुए ना हाईलाइट करके, बेसिकली उन्होंने आपको क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने साथ रीजनिंग दी हुई है कि ये ऐसा शो कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। उसके बाद मैंने आपको सिंथेटिक और नेचर फाइबर्स के बारे में बताया था कि वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर मार्क करो इनमें से कौन है। तो जो हम खुद इंडस्ट्री सेंसिटाइज करते हैं वो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। देन बच्चों टेस्ट योर सेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास की पॉइंट्स आ जाते हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है हमारे पास, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। देखो कितने तरह इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है, बार बार कह रही हूँ मैं। और उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इस तरह आपका 9th क्लास का पूरा जो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, जितनी दफ़ा आपको समझ नहीं आती उस दफ़ा मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आई वोंट माइंड, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम बायोलॉजी की भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम बायोलॉजी की स्टार्ट करें डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हम इंशाल्लाह बायोलॉजी की भी स्टार्ट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। तो बच्चों देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 4 मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। देन हमारे पास वाई प्लैटिनम इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स एज कैटलिस्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट्स यूज। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन मेटल्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई सेकेंडाइजेशन एनर्जी of an metal is greater than the first one. Write down physical and chemical properties of non-metals. Why silver and gold are least reactive. Write 2 uses of platinum. Give the terms of electropositivity in periodic table. Define halogens. Name any 4 halogens. What do you mean by 22 by 24 karat gold? Most important question. And then हमारे पास है why valency of chlorine is 1. Write down the trend of non-metallic character in groups and periods in the periodic table. How nitrogen plays an essential role in the existence of life. Write down the metals of 2 most ductile and malleable metals. Write down the occurrence of alkaline earth metals. ये आपके most important question हैं, ठीक है। बाकी जो
है वो मैंने रीडिंग में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पर थोड़े से लिखे ताकि आप लोग घबरा ना जाओगे, कितना मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो आपने अगर देखनी है सबसे पहले वीडियो तो आप लोग वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चन के ऊपर जाया करो, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमें चैप्टर कैसे तैयार करना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एटलीस्ट एक दफ़ा मेरी वीडियो देख लिया करो, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कौन सी चीज़ इसके ऊपर प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है और कौन सी चीज़ इसको हमने मिस करना है, ठीक है। मिस तो वैसे किसी चीज़ को नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो चीज़ हमारे पास माइनर में आ रही है। तो बेसिकली ये था आपका आज का सारा सिलेबस। आई होप सो कि आपको इसके समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।